Hello students, this is lecture number 2 on the topic theory of supply. Do listen lecture number 1, then only you can correlate with current topics. So let us start with the particular lecture today. In the last lecture मैंने बोला था आपको मैंने exceptions पे रोका था. So here are the exceptions of law of supply. मतलब यहाँ पे law of supply applicable नहीं होगा. अंडरस्टैंडिंग लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है. कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है? फर्स्ट, गुड्स हैविंग सोशल डिस्टिंक्शन, पहला लॉ, पहली चीज ये. दूसरा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे लॉ ऑफ सप्लाई कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता है. और तीसरा है पेरिशेबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बेटा? आई विल एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड इन द अपकमिंग चैप्टर, अपकमिंग स्लाइड. सो एक एक करके अपन देखते हैं. सबसे पहला क्या बोला? गुड्स विद सोशल डिस्टिंक्शन, मतलब ऐसे गुड्स जो सोसाइटी में एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करते हैं. डिस्टिंक्शन मतलब बेटा दे आर क्रिएटिंग अ स्टेटस, जैसे डायमंड, जैसे गोल्ड. सो ये क्या है? दीज आर गुड्स विच आर क्रिएटिंग सोशल डिस्टिंक्शन. तो अगर इनके प्राइस ज्यादा है, क्या इनका सप्लाई कम हो जाता है क्या? या supply of such goods cannot be increased in response to higher price. भले ही मुझे ज्यादा प्राइस मिलता है, मैं सपोज टेक फॉर द एग्जांपल कोई पेंटिंग है, कोई पर्टिकुलरली प्रीशियस स्टोन है, कोई पुराना सिक्का है, या फिर एनी कुछ प्रीशियस थिंग है जो सोशल डिस्टिंक्शन क्रिएट कर सकता है, आपको वो ज्यादा प्राइस पे भले ही ऑफर हो जाए, पर जितना होगा उतना ही सप्लाई कर पाएंगे ना अपन. जैसे अगर मैंने बोल के रखा है कि भैया ओल्ड कॉइन्स मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20 है, तो भले आप मुझे इसके 500 दे दो, भले आप मुझे इसके 700 दे दो, भले आप मुझे इसके 900 दे दो, मैं तो सिर्फ क्या सप्लाई करूंगा? 20 की सप्लाई 20 कर पाऊंगा. तो अगर एज पर दी लॉ चलूं तो प्राइस जब भी इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी भी इंक्रीज करनी चाहिए. तो क्वांटिटी इंक्रीज कहां से करूं जबकि मेरे पास है ही इतना. गेटिंग? सो ये जो गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन है, कि ये जो सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स क्रिएट करते हैं वो अवेलेबल ही इसी क्वांटिटी में है कि उन्हें एकदम से इंक्रीज नहीं किया जाता है. इनको बोलते हैं रेयर आर्टिकल्स. क्या बोलते हैं भैया? इन्हें रेयर आर्टिकल्स भी बोलते हैं, कि जो अवेलेबल इतनी आसानी से नहीं होते. जैसे पेंटिंग्स, अगर आप कोई अच्छी खासी पेंटिंग बना रहे हो तो आपके पास जो पेंटिंग है उसको ऑर्डर मिल गया कि भैया अब ये पेंटिंग है, इसका मैं आपको 20,000 दे रहा हूँ. फिर नहीं नहीं एक और आया, बोला कि नहीं मैं इसके आपको 30,000 दे रहा हूँ. तो क्या मैं उसको 2 पेंटिंग करके दूंगा क्या? बताओ No, sir. क्रिश, कैन आई गिव हिम 2 पेंटिंग्स, ओनली 1 पेंटिंग देयर? Only one painting. तो अगर प्राइस बढ़ना चाहिए तो सप्लाई बढ़ाना चाहिए एज पर लॉ ऑफ सप्लाई. यहाँ बढ़ा क्या? पर सर वो रेयर है ना. हाँ, रेयर आर्टिकल. सो याद रखना, गुड्स हैविंग सोशल डिस्टिंक्शंस पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है. भले ही चाहे प्राइस बढ़ा दो, क्वांटिटी सप्लाई नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जितनी क्वांटिटी उतना ही सप्लाई होगा. दूसरा बेटा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, देयर सप्लाई इज गवर्न्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्या हो गया? वेजिटेबल्स हो गए, फूड ग्रेन्स हो गए. इनको कौन, इनका सप्लाई किस पे डिपेंडेंट है? इनका सप्लाई फार्मिंग. डिपेंडेंट है नेचर पे, एंड इट कैन नॉट बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन. आप मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका सप्लाई एडजस्ट नहीं कर सकते. टेक फॉर द एग्जांपल, आज अगर वेजिटेबल है, एक आप वेजिटेबल वेंडर्स हो और आपके पास वेजिटेबल्स पड़े, आपको पता है कि अगर ये आज सेल आउट नहीं होंगे तो मुझे इनको कल फेंकना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, खराब जल्दी हो जाएंगे. तो अगर प्राइस कम है तब क्या सप्लाई आप कम कर दोगे क्या? नो. आप बल्कि बोलोगे भैया अभी जितने पे चले जाए उतना अच्छा है. तो इवन एट डाउन प्राइस यू विल सप्लाई मोर. पर लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या है कि अपन क्या करते हैं, जैसे ही प्राइस कम होता है सप्लाई भी कर लेते हैं कम. पर यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के कारण, एज आई नो, कि अगर अभी नहीं बेचा, अभी ये फूड ग्रेन्स नहीं गया, अभी ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं गए, तो अगले दिन तो ये पूरे खराब हो जाएंगे और मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है. सो सिंपली आपको ये याद रखना है कि व्हेनेवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर डील, तो उसमें भी लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है. वहां पे भी लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबिलिटी खत्म हो जाती है. ठीक है? सर एक क्वेश्चन था. हाँ बोलो. सर जैसे कि अभी लॉकडाउन में
हाँ इसकी डिमांड बहुत थी पर लोग ले तो रहे थे, ले रहे थे। अब प्राइस एक भी बात बढ़ा हुआ समझ, था। हाँ अब उसमें प्राइस बढ़ा हुआ था, ठीक है। अब एक बात समझ कि अगर पर्सन ले रहे हैं तो अभी सिचुएशन अलग है कि डिमांड इज मोर तो प्राइस इंक्रीज हो गई होगा, सिचुएशन ऑफ मार्केट हैज चेंज। पर कल जैसे सब कुछ चीज नॉर्मल हो जाएगी। अब ओके अगर आपके वेजिटेबल्स चल लॉकडाउन में भी लगा के देख लेते हैं, अगर वेजिटेबल्स पता है कि मेरे को अभी भी नहीं बेचे तो लॉकडाउन में खराब हो जाएंगे, तो इसलिए तो हाँ गवर्नमेंट ने क्या करा था, पैकिंग सिस्टम चालू करा था फॉर गिविंग दी वेजिटेबल्स। क्योंकि अगर यस वेजिटेबल्स सर की सप्लाई बंद हो गई तो वो तो वेजिटेबल पूरा सड़ के खत्म हो जाएगा, इसीलिए राशन शॉप्स और किराना शॉप पे उसके पैकेट्स आ रहे थे, याद आ रहा है। यस सर यस तो वो सर क्या कर रहे हैं कि भैया अभी हमने नहीं बेचा तो ये तो खत्म, इसलिए वो ₹100 का एक पैकेट बनता था, फिर ₹150 का एक पैकेट बनता था फ्रूट्स का, 100 का वेजिटेबल्स का बनता था। तो क्यों, इसीलिए बनता था ताकि जो भैया अभी प्रोडक्ट नहीं बेचा तो आगे जाकर तो ये पूरा खराब हो जाएगा। So that's why agriculture ओके products are to be sold at as per the market factors, the as per the natural factors. तो एग्रीकल्चर यस सर फैक्टर्स पे आपका क्या रहता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे सप्लाई नहीं होता है। फिर आ जाते हैं पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, जैसे मिल्क, फ्रूट्स। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको अभी अगर आपने नहीं बेचा तो अगले दिन तो इसके प्राइस कुछ भी नहीं मिलने वाला है। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं। सेलर्स आर विलिंग टू सेल इवन मोर, मतलब भले ही उसका प्राइस डाउन हो जाए, वो अपनी क्वांटिटी सप्लाई कम नहीं करेगा बल्कि क्वांटिटी को बढ़ा देगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने अभी नहीं बेचा अगले दिन ये क्या हो जाएगा, पेरिशेबल प्रोडक्ट है, ये खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में। तो सर ये और एग्रीकल्चर सेम हाँ है ये ना? सेम है, लगभग सेम है, पर उसमें एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो पेरिशेबल के अंदर नहीं आते। तो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं जो जल्दी खत्म हो सकता है कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं है। देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स ओके व्हिच आर पेरिशेबल बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर। ये थोड़े बहुत सिमिलर मिल जाएंगे, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब एक और आपके सामने है, राइट डाउन वन मोर, दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से क्या मतलब है, चलो मान के चलो अभी प्राइस 10 है, तो भैया उसने क्वांटिटी 100 सप्लाई करके रखी है। अब उसको कल एकदम से पता चल रहा है कि कल ये प्राइस 10 ना होते हुए 8 हो जाएगा, तो क्या वो अभी सप्लाई अपना इंक्रीज कर लेगा क्या। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, अभी प्राइस चल रहा है ₹10, उसको न्यूज आ गई कि कल भैया ये प्राइस 10 से ₹8 होने वाला है, और अभी वो सप्लाई कर रहा है 100, पर अभी प्राइस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि कल ये प्राइस कम हो जाएगा, तो क्या वो अभी अपना सप्लाई इंक्रीज कर लेगा क्या। यस सर तो अभी अभी तो प्राइस चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो तो गया, अभी करेगा वापस ना, फेल कल हो गया, नहीं क्योंकि करेगा। अभी मैंने अगर सप्लाई इंक्रीज नहीं किया तो कल तो और कम प्राइस पे जाने वाला है। इसीलिए क्या बोला है इसमें कि सिंपली इफ इट इज लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट एप्लीकेबल ऑन फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस। कल अगर हमको ये एक्सपेक्टेशन है कि कल प्राइस फॉल हो जाएगा, तो अभी हम क्या लॉ ऑफ सप्लाई को ना देखते हुए अभी भले 100 हो भले 500, मैं तो पूरा स्टॉक अभी बेच दूंगा। क्यों, क्योंकि कल तो ये यस सर प्राइस 8 होने वाला है और मुझे इसका इतना मुनाफा भी नहीं होगा ना इतना प्रॉफिट होगा, तो अभी मैं उसके क्या कर दूंगा, पूरा पूरा स्टॉक बेच दूंगा। सो हियर ऑल्सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइस पे अप्लीकेबल नहीं होता है। आ गया, यस सर क्लियर। यस सर चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे। नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा कि डिफरेंस क्या है इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। Let us start understanding the difference between individual and market supply. Okay. So beta, individual supply means quantity of a commodity which a individual seller is willing to sell at different prices. मतलब वो क्वांटिटी बोल रहे हैं बेटा जो एक इंडिविजुअल सेलर बेचना चाहता है डिफरेंट प्राइसेस पे। और मार्केट सप्लाई क्या होगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच ऑल द सेलर्स आर विलिंग टू सेल इन डिफरेंट प्राइसेस। मतलब यहाँ पे अगर याद हो मैंने इंडिविजुअल डिमांड भी पढ़ाया था बेटा और मार्केट डिमांड भी पढ़ाया था, याद आ रहा है। यस सर इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड तो सेम ही है। इंडिविजुअल सप्लाई क्या हो जाएगा, एक इंडिविजुअल सप्लायर का क्वांटिटी एट डिफरेंट प्राइसेस,
और मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगा, पूरे मार्केट का सप्लाई एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द टेबुलर एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. अब देखते हैं इंडिविजुअल सप्लाई क्या बोल रहा है. इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल which shows various quantities of supply for a commodity by a particular seller at various price. जैसा देखो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है 10, 20, 30, 40 और यहाँ पे ये ए सेलर है, ये बी सेलर है और ये सी सेलर है. सो अल्टीमेटली यू कैन सी दी क्वांटिटीज आर इंक्रीजिंग. इसकी क्वांटिटी भी क्या हो गई, बढ़ गई. लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल है. यहाँ पे भी क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. यहाँ पे भी क्वांटिटी क्या इंक्रीज हो गई. तो इसको इंडिविजुअल क्यों बोला, बिकॉज ये इंडिविजुअल सेलर्स की क्वांटिटीज हैं. और अगर मुझे मार्केट सप्लाई निकालना होगा तो मार्केट सप्लाई क्या करूंगा, मैं इन तीनों को क्या कर दूंगा प्लस. 7 + 10 + 12 कितना हो गया 29. तो वो आ जाएगा मार्केट सप्लाई एट प्राइस 10, क्योंकि अपने हम मान रहे हैं कि यही अभी 3 सप्लायर्स है मार्केट में. फिर 8 + 12 + 6 कितना हुआ 36. 36. Then 9 + 14 + 20 43. 43. तो 10 then 16 + 24 तो ये कितना हो जाएगा 60. So this is 60. मार्केट डिमांड. इसको क्या बोलेंगे हम बेटा, मार्केट सप्लाई. सॉरी, मार्केट सप्लाई. ओके, तो इंडिविजुअल सप्लाई क्लियर हो गया, तो वही मार्केट सप्लाई आपका हो गया. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई को. इंडिविजुअल सप्लाई का क्या होगा, वो सिर्फ एक ही इंडिविजुअल सप्लायर का बताएगा और मार्केट सप्लाई का ओवरऑल मार्केट का बताएगा. मतलब इट शोज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी बाय अ पर्टिकुलर सेलर एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस, and here it shows supply of whole market for a commodity at various levels of price. ठीक है, मार्केट सप्लाई पूरा कमोडिटी बताएगा सारे सप्लायर्स की और इंडिविजुअल सिर्फ एक. अगर इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं बेटा तो यहाँ पे देखो सर. हाँ बेटा सौम्य. सर जो मार्केट सप्लाई सर वो भी तो इंडिविजुअल सप्लाई से ही ले रहे हैं ना, तो वो हाँ फिर वो भी होल इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई पे से ही सप्लाई लेंगे ना कैसे अपन. तो देख ओवरऑल हाँ से सर वो समझ में नहीं आ रहा मुझे मार्केट बेटा सप्लाई एग्जैक्टली. मार्केट सप्लाई इज ओवरऑल सेल. अभी देखिए मैंने यहाँ पे अभी डायग्राम पे समझ में आ जाएगा. सी यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई ए का कितना चल रहा है 2 रुपए प्राइस पे. कितनी क्वांटिटी है बताओ 2. 2. और यहाँ पे बी की क्वांटिटी कितनी चल रही है 3. तो मार्केट अभी मैंने सी को इंक्लूड नहीं करा. अभी मान के चल अगर 2 ही सप्लायर्स हैं तो ओवरऑल 2 रुपए पे मेरे को कितना क्वांटिटी मिल रहा है, 2 क्वांटिटी इसकी 3 क्वांटिटी इसकी, तो 2 रुपए प्राइस पे कितनी क्वांटिटी मिल रही है मुझे ओवरऑल 5. तो मार्केट इज द टोटल सम ऑफ ऑल द सप्लाई. मान के चल तू एक मार्केट में गई, क्लॉथ मार्केट सपोज मान ले अपने इंदौर का, तो तुझे पता है कि अगर मैं प्राइस 70 रुपीज दूंगा तो यहाँ पे मुझे हर कोई 1 मीटर कपड़ा देगा. क्यों, क्योंकि सारे मार्केट ने प्राइस डिसाइड करके रखा है, सप्लायर्स ने भी डिसाइड करके रखा है. अब बोले कि जैसे ही मैं प्राइस इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं 70 से आ गया 100 पे, तो भैया प्राइस इंक्रीज हुआ तो सारे मार्केट ने क्या कर दिया, अपना सप्लाई भी इंक्रीज कर लिया. तो मार्केट इज ओवरऑल एडिशंस ऑफ ऑल दी सेलर्स. गेटिंग सौम्य. इसमें भी देखो बेटा अब जब प्राइस 4 है तो यहाँ पे कितना सप्लाई कर रहा है ए 6. जब प्राइस 4 है तो बी कितना सप्लाई कर रहा है 7. तो 6 + 7 कितना हुआ 13. तो मार्केट में देखो कितना ओवरऑल आ गया आपका, मार्केट इज हैविंग 13. सो हियर इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर कि आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, मार्केट इज द सम टोटल ऑफ ऑल, सम टोटल ऑफ ऑल ओवरऑल आपका इंडिविजुअल सप्लाई का टोटल, मतलब ए का प्लस बी ओवरऑल टोटल विल गिव यू मार्केट सप्लाई. यहाँ पे हमने अजम्पशन लिया है कि अभी सिर्फ 2 सप्लायर्स हैं, पर ऐसे मार्केट में लाखों सप्लायर्स हैं, करोड़ों सप्लायर्स हैं उस कमोडिटी के, पर वो कैलकुलेट करना में बहुत टफ होगा. इसीलिए फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट्स वी आर टेकिंग, सपोज देयर आर 2 सेलर्स इन द मार्केट और दोनों का सप्लाई प्लस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, मार्केट सप्लाई कॉस्ट. क्लियर. अब आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. जैसे मैंने पहले बोला कि अपन ने अपना सप्लाई फंक्शन पढ़ लिया था कल, तो ऊपर उसमें अपन ने देखे थे दीज आर द डिटर्मिनेंट्स. पहला कौन सा डिटर्मिनेंट है भैया,
What is your first determinant? Tell me. Price of Price of a related Price of commodity. Second price of determinant is commodity. price of related good. related goods. Third determinant क्या है? Input cost. Input cost. Fourth is government policy. And fifth is state of technology. मैंने एक और sixth लिखवाया था, क्या था याद आ रहा है? Yes. कौन सा है sixth? सर फर्म का Goal of the firm. firm. वेरी गुड, कुछ तो याद था क्रिश. चलो, गोल ऑफ द फर्म बेटा अभी बताऊंगा आगे, पर सबसे पहले अपन ये 5 पढ़ लेते हैं. तो आज का मेन टॉपिक जितने हो पाए, लेट अस अंडरस्टैंड. फर्स्ट इज ओवरऑल द प्राइस ऑफ कमोडिटी. ये तो अपन ने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि क्या एग्जिस्ट करता है. देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट प्राइस इंक्रीजेस तो क्वांटिटी सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस. सो प्राइस का और सप्लाई का क्या है? पॉजिटिव रिलेशन की नेगेटिव रिलेशन? Positive relation. Now let us understand with the help of this. Now moving on to next is related good. अपन ने पहले ही समझ लिया था लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर. अब अगर रिलेटेड गुड्स की बात करूं बेटा, तो इसमें सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री कुछ नहीं होता है. अपन से मानते हैं कि एक दूसरे का दूसरा, मतलब अगर सेलर 2 गुड्स बना रहा है, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल, यहाँ पे मोटर बाइक भी बना रहा है और यहाँ पे स्कूटर्स भी बना रहा है. ओके, सेम कंपनी, मान के चलो बजाज. बजाज का नाम सुना है? यस सर. बजाज के स्कूटर्स देखें, पुराने जमाने के स्कूटर्स बजाज के. यस सर. और बजाज की अब मोटर बाइक्स भी आना शुरू हो गई हैं. अब एक बात बताओ, मार्केट में क्या ट्रेंड है? स्कूटर्स का ट्रेंड है कि बाइक का ट्रेंड है? बाइक का. बाइक का. तो प्राइस किसके बढ़ेंगे, स्कूटर्स के कि बाइक के? बाइक के. एज अ सप्लायर आपका रिएक्शन क्या होगा? आप क्या इंक्रीज करोगे? सप्लाई बाइक का कि स्कूटर का? बाइक का. तो अगर मैं बाइक का सप्लाई इंक्रीज कर रहा हूँ, उस पे ज्यादा फोकस हो जा रहा हूँ, तो स्कूटर का सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि वो आप क्या उसको फोकस ही नहीं दे रहे. सो ये यहाँ पे देखो रिलेटेड गुड्स प्राइस पे लिखा भी हुआ है, इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजिंग. यहाँ पे बाइक के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो फर्म क्या कर रहा है? अपने आप को उस गुड्स की तरफ शिफ्ट कर दे रहा है और स्कूटर का प्रोडक्शन क्या कर दे रहा है? कम. एज यू कैन सी, सप्लाई का यहाँ पे क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है लेफ्टवर्ड. व्हाई? बिकॉज ये स्कूटर का सप्लाई कर्व है. अभी बाइक का सप्लाई कर्व नहीं दिखाया है, ये किसका दिखाया है बेटा? स्कूटर का सप्लाई कर्व. क्या बोल रहा है? देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ स्कूटर ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बाइक्स. In India, now the price of bikes are rising, and therefore companies like Bajaj Auto have to stop the manufacturing of scooters. हो सकता है उसका सप्लाई स्कूटर्स का 0 ही कर ले, क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है. So ultimately, if you are going to for the manufacture of bikes only, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा? यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. तो सप्लाई कर्व डिक्रीज हो रहा है. किसका? स्कूटर का कि बाइक का? बाइक का. अरे स्कूटर कम हो रहा है ना, डिक्रीज किसका हो रहा है? अच्छा नहीं हाँ, कम स्कूटर करेगा ना, बाइक का प्रोडक्शन तो बढ़ा देगा ना बजाज. सो दिस इज रिलेटेड विद रिलेटेड गुड्स प्राइस. फिर आ जाते हैं अपन बेटा इनपुट कॉस्ट. इनपुट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? चलो एक चीज देखो, कोई भी चीज बनाते हो तो कॉस्ट लगती नहीं लगती है. जैसे आज मोबाइल फोन यूज कर रहे हो लेक्चर करने के लिए, तो मोबाइल फोन भी एक सेलर ने बनाया होगा. मान के चलो वीवो है, आपका MI है, तो उनको भी तो कॉस्ट लगती होगी ना वो प्रोडक्ट बनाने के लिए. अगर वो आज 15,000 मोबाइल बेच रहे हैं तो 15,000 इज सेलिंग प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस इससे कम ही होगा ना. ऐसा तो नहीं 15 का 15 में ही बेचेंगे. मान के चलो कॉस्ट प्राइस उसको पड़ रहा है 12,000 और वो 3,000 रुपए आपसे कमा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस. अब देखो इनपुट कॉस्ट अगर कम हो जाता है, अगर इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगा, इट विल रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा. जैसे अभी चलो मैंने एग्जांपल लिया वीवो का एक एग्जांपल लेते हुए बोला कि मैंने एक वीवो का फोन परचेज किया 15,000 का और कंपनी को वो कॉस्ट पड़ रहा था 13,000. तो कंपनी का प्रॉफिट कितना था बेटा इसमें? 2,000.
चलो अब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस तो कंपनी ने 15,000 ही रखा, लेकिन एक नया नया पर्सन आया और नई टेक्नोलॉजी यूज करके उसने कंपनी का कॉस्ट कम कर दिया और 10,000 पे लेकर आया। अब कितना कंपनी कमा रही है? 5,000। 5,000। 5,000। तो अब क्या सप्लाई कंपनी बढ़ाएगी कि कम करेगी? बढ़ाएगी। सर इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करेगी? यहाँ पे तो देखो 15 का 15 ही प्राइस चल रहा है। क्योंकि सर उसकी सर क्योंकि कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई। प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही है। तो अब याद रखना है, देखो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं है। लॉ ऑफ सप्लाई वैसे का वैसे ही, लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ एप्लीकेबल होता है प्राइस पे, कॉस्ट से मेरे को मतलब नहीं था। कॉस्ट कम हुआ तो ये मेरा प्रॉफिट बढ़ा रहा है, इसीलिए मैं सप्लाई बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट एक याद कर लो कि जैसे ही कॉस्ट कम होता है तो सप्लायर का क्या इंक्रीज होता है? प्रॉफिट। और अगर सप्लायर का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली क्या इंक्रीज हो जाएगा? सप्लाई भी सप्लाई। इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस पे देखो कोई भी इफेक्ट नहीं है, 15,000 का फोन अभी 15,000 में बिक रहा है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया सामने वाले सप्लायर का, तो वो अपनी सप्लाई भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो बैठा ही है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए। क्लियर? यस इनपुट सर। कॉस्ट क्लियर हुआ। सो दिस इज इंक्रीजिंग योर सप्लाई। देखो आपके सप्लाई बढ़ते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो। सी हियर इट इज गिवन, अगर मेरा इनपुट कॉस्ट कम होता है सो अल्टीमेटली आई विल इंक्रीज माय सप्लाई, और वहीं अगर मेरा इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है, जहां पहले मेरा 13,000 था अब 14,000 हो गया, तो अगर मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है तो मैं सप्लाई क्या करूंगा? इंक्रीज की डिक्रीज? सर डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज। जैसे देखो यहाँ पे कॉस्ट अगर बढ़ गया, अगर मेरा कॉस्ट बढ़ गया तो उल्टा इफेक्ट, यहाँ पे प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम हो गया तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम। क्लियर? सो सिंपल, अगर मेरा इनपुट कॉस्ट कम होता है, फॉल इन इनपुट कॉस्ट, तो उससे क्या होगा? मेरा सप्लाई इंक्रीज होगा। और वहीं अगर मेरा इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है तो उससे मेरी सप्लाई क्या होगी? डिक्रीज होगी, एंड दैट विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इंक्रीज इज सप्लाई में क्या होगा? राइटवर्ड शिफ्ट, सेम एज द केस ऑफ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। क्लियर? यस सर। चलो अब आ जाते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज पे। तो गवर्नमेंट दो तरीके से पॉलिसी कर सकता है, पहला तो हो गया टैक्सेस और दूसरा हो गया सब्सिडीज। देखो, अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो इससे प्रोड्यूसर का फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर वापस वही चीज, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो दिस इज डिस्करेजिंग प्रोड्यूसर्स टू इंक्रीज सप्लाई। तो जब जब गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करेगी तब तक सप्लाई क्या हो जाएगा? कम। पर अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, मतलब टैक्स हटा दिया और गवर्नमेंट बल्कि आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है कि आप ये चीज बनाओ, तो इसका इफेक्ट क्या होगा बेटा? सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई इंक्रीज होगी। गवर्नमेंट आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रही है बाय गिविंग सब्सिडी। तो गवर्नमेंट अगर सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है बेटा, तो यहाँ पे आप अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे। दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज योर गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो अगर इसको हम सर डायग्राम में देखें, हाँ बेटा बोलो। सर गवर्नमेंट सब्सिडी कब देती है? देती है अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा। जैसे अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाए तो गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर को सब्सिडी देगी, भैया तू पहले बना, इन सब चीजों को तो प्रमोट कर, क्योंकि अभी नीड है, अर्जेंट नीड है उस चीज की। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ओके। इकोनॉमिक सिचुएशन। अब देखो, अगर सब्सिडी मिल रही है और कभी कभार टैक्स भी कम हो गया, तो अगर टैक्स भी कम हो गया तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर क्या कर देगा? अपने सप्लाई को इंक्रीज। और वही अगर इसका उल्टा सोचो कि सब्सिडी जो पहले गवर्नमेंट दे रही थी वो कम कर दी और टैक्सेस बढ़ा दिए, तो अल्टीमेटली क्या होगा? डिक्रीज इन दी सप्लाई। तो सप्लाई का क्या हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। डिक्रीज। यहाँ पे हो गया इंक्रीज, तो ये आ गया राइटवर्ड शिफ्ट मोड पे इस साइड, और वहां हो गया डिक्रीज, तो ये गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट पे। क्लियर? लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू दी नेक्स्ट फैक्टर इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप एक नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो, जैसे डिजिटल कैमरा अगर आ गए, तो आपका क्या हो रहा है? अब कॉस्ट रिड्यूस हो गया। पहले डिजिटल कैमरास नहीं थे, पहले बहुत अलग कैमरास यूज होते थे। तो अब डिजिटल कैमरास आ गए तो अल्टीमेटली फोटो का कॉस्ट क्या हो गया? कम।
तो इससे क्या हो गया, सप्लाई इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज। अगर इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, नहीं सौम्य डिक्रीज नहीं होगा बेटा, अगर इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी है कि अगर अपने पास कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उससे देखो आपके सप्लाई इंक्रीज होते हैं। जब जब आपकी इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी, जैसे यहाँ पे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लो, जब जब आपका इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी होगा मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उससे मेरा सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज। और वहीं अगर मैं पुरानी टेक्नोलॉजी पे फोकस करता रहूंगा, मतलब आई एम फोकसिंग ऑन ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी और ऑब्सोलेंस इन टेक्नोलॉजी, अल्टीमेटली क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज ना होते हुए इस बार क्या हो जाएगा, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड दैट विल नोन एज डिक्रीज इन डिमांड। आया सर नई समझ में? टेक्नोलॉजी के सप्लाई और प्रोडक्शन में भी तो कॉस्ट ज्यादा लगेगा, देख, तो अगर उससे इफेक्ट मैंने नहीं होगा। नई टेक्नोलॉजी लेके, एक बार मैंने टेक्नोलॉजी, तेरी बात सही है कि मैं नई टेक्नोलॉजी लेकर आया तो मेरा कॉस्ट बढ़ा, पर अल्टीमेट मेरा प्रोडक्शन भी तो बढ़ जाएगा। मान के चल जो मैं नई मशीन लेकर आ रहा हूँ वो मेरे को 3000 प्रोडक्ट्स और बना के दे रहा है उसी लाइट में, उसी सब चीजों में, तो मेरा तो ओवरऑल कॉस्ट तो कम हो ही जाएगा ना। एक बार का मैंने कॉस्ट झेला कि मैं नई मशीन लेकर आ रहा हूँ, पर उस मशीन का फायदा क्या है कि मेरा सप्लाई तो बढ़ रहा है ना, कि मेरे को भाई जो नई मशीन में इंस्टॉल करूंगा उससे 3000 प्रोडक्ट्स और जल्दी बनकर आ रहे हैं। आई बात समझ में? तेरी बात सही है कि इफ यू आर गोइंग टू यस न्यू सर। टेक्नोलॉजी कॉस्ट विल इंक्रीज, पर वो एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है और उसको हम क्या मान लेंगे, फिक्स्ड असेट्स। हमारे लिए तो असेट ही बन गया ना, ओवरऑल मेरा वो यस सर। इन्वेस्टमेंट ही माना जाएगा, पर उस इन्वेस्टमेंट से क्या हो रहा है, उस इन्वेस्टमेंट से मेरा सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द फैक्टर्स। अब उसके पहले अपन फैक्टर्स के पढ़े, मैंने एक और बताया था बेटा, विच इज द गोल ऑफ द फर्म। नाउ व्हाट इज द गोल ऑफ द फर्म में? गोल ऑफ द फर्म में बेटा, अगर आपके गोल, सपोज टेक फॉर द एग्जांपल आई एम टेलिंग यू इन द व्हाइट बोर्ड कि गोल ऑफ द फर्म बेटा आपके दो टाइप्स के हो सकते हैं। कितने टाइप के होंगे गोल ऑफ द फर्म? टेल मी, गोल ऑफ द फर्म कितने टाइप्स के होंगे बताओ? दो टाइप्स के। या तो गोल रहेगा सेल्स को इंक्रीज करने का, इधर द गोल ऑफ द फर्म विल इंक्रीज द सेल्स मैक्सिमाइजेशन, या तो फिर गोल रहेगा फर्म का प्रॉफिट को इंक्रीज करो, प्रॉफिट सेल्स मैक्सिमाइज। मुझे नहीं इंक्रीज करनी। अब देखो, अगर फर्म का गोल है सेल्स को इंक्रीज करना, तो इवन एट द सेम प्राइस, मतलब अगर वही 15,000 वाला मैं फोन ले लूं तो अभी भले अपना प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है फोन को, लेकिन मुझे सेल्स बढ़ानी है, तो इवन एट सेम प्राइस द प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द सप्लाई, क्योंकि उसको किससे मतलब है, सेल से मतलब है। उसका थिंकिंग ये जा रहा है कि अगर मैं सेल्स बढ़ाऊंगा अपने आप मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पर यहाँ पे अगर गोल ऑफ द फर्म है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो भैया वो सप्लाई तभी इंक्रीज करेगा जब मार्केट में उस चीज के प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए। उसको सेम प्रॉफिट नहीं चाहिए, अब उसको चाहिए ज्यादा प्रॉफिट, तो ही जाके वो सप्लाई इंक्रीज करेगा। सो दिस इज फोकसिंग ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और इसी केस में लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल होगा, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ही जाके सप्लाई इंक्रीज हो रही है। देखो इस केस में लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम प्राइस है, अभी भी 15,000 का फोन 15,000 में ही जा रहा है, लेकिन जहां पहले मैं 1000 क्वांटिटी सप्लाई करता था, मान लो मैं 2000 क्वांटिटी सप्लाई करने जा रहा हूँ, तो सेल्स बढ़ गई, और सेल्स अगर बढ़ गई तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर मेरा गोल है बेटा, तो यहाँ पे याद रखना मैं सप्लाई तभी इंक्रीज करूंगा जब मेरे को अपना प्राइस इंक्रीज हो, मतलब वही 15,000 का फोन अगर 17,000 में जा रहा है तो जाके मैं अपना प्राइस, अपना सप्लाई इंक्रीज करूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट इंक्रीज द प्राइस। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? आज का लेक्चर समझ यस में सर। आया? So do Yes, sir. subscribe my channel for further videos. Thank you.